नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहां पर एक तरफ करण गुलेरिया को यहां पर इंस्पेक्टर अब्बास अरेस्ट कर ले जाते हैं क्योंकि राजलक्ष्मी ने यहां पर रोहित मारवा को मृत घोषित कर दिया था। इधर अब तक धनंजय पीरामल, राजीव गुलेरिया और महेंद्र के साथ यहां पर गुलेरिया हाउस में आ जाते हैं और यहां पर अब उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर अब मारवा हाउस वापस चले जाते हैं तो इधर किशन मल्होत्रा भी स्वाति मल्होत्रा और अंजलि मल्होत्रा को लेकर मल्होत्रा हाउस में वापस चले जाते हैं। यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब महेंद्र पीरामल से कहते हैं चलो अंदर चलते हैं। जहाँ पर ये सभी अंदर की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं अब तक नेत्रा भी बेसमेंट से निकल कर बाहर आ जाती है और अब वो अपने आप से कहती है मेरा पहला वार सफल हो गया। आज ये मेरे लिए खुशी का पल है क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तो वहाँ से शीला और दमयंती को गायब करके जो किंग ने जो कुछ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब मैं भी देखती हूँ क्योंकि अब मेरा निशाना अब सीधा का सीधा किंग की तरफ ही है। बेचारी अनिका अब क्या ही करेगी। ये कहते हुए ही नेत्रा के चेहरे पर है एक डेविल स्माइल थी। तो वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में अब तक सभी को पता चल चुका था कि रोहित मारवा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस समय मारवा हाउस पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। इस न्यूज ने तो सभी को अंदर से ही एकदम झंझोर कर रख दिया था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो गया और अभी ही क्यों, क्योंकि अभी तो रोहित मारवा की लाइफ की एज ही क्या थी। यहाँ अब दादी माँ की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं क्योंकि दादी माँ से तो अब खुद को संभाला ही नहीं जा रहा था। तो वहीं यहाँ अब देविका उनके साथ खड़ी थी। यहाँ देविका अब उनसे कहती है देख लिया ना माँ आपने क्या किया है करण गुलेरिया ने। अरे मुझे तो उसकी फितरत का पहले से ही पता था। अब तो सुकून मिल गया होगा ना। छी छी छी, एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। अरे ऐसे बाप से अच्छा तो बाप ना ही हो तो ही अच्छा। वैसे अब पता तो चल ही गया होगा ना कि गुलेरिया परिवार की बेटी से शादी करने के आपने गलती की है क्योंकि आपने गुलेरिया परिवार में रोहित की शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। ये आपने एक गलत डिसीजन लिया। यहाँ पर देविका मारवा हाउस में उनके दुखों में शामिल न होकर अब भी सुहासिनी मारवा के सामने खरी खोटी सुना रही थी। वो अभी यहाँ पर अनिका और गुलेरिया परिवार इन सबको गलत ठहराने की कोशिश कर रही थी। जब यहाँ पर देविका ये सब कह रही थी तो उसकी उस बात को सुनकर अब यहाँ पर सनी की माँ रोहिणी मारवा कहती है देविका दीदी अब बस भी कीजिए ना। एक तो ये समय ही ऐसा है कि अब किसी से खुद पर कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा और एक आप हैं कि हम सब के दुखों को बांटने की बजाय आप तो हमें ही जली कोटी सुना रही हैं। क्या ये समय है ऐसी बातें करने का। अरे आप कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। घर का माहौल तो देखिए पहले, क्योंकि पहले कोई भी चीज़ कहने से पहले, कोई भी बात कहने से पहले वहाँ की सिचुएशन देखी जाती है। अरे आप कम से कम इस सिचुएशन को तो ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर रोहिणी की इस बात पर अब देविका कहती है कहाँ है वो आयशा। अब वो इस घर में नहीं रहेगी क्योंकि अब उसका इस घर में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है और वैसे भी किस हक से रहेगी वो यहाँ पर। हाँ कोई तो मुझे बताओ कि आयशा अब इस घर में कैसे रहेगी, क्योंकि अब तो उसका बेटा भी नहीं रहा है ना इस दुनिया में। अब उसे भी यहाँ से जाना होगा। अब यहाँ पर देविका ने ये कहा ही था कि तभी उसकी ये बात सुनते ही अब सुधीर मारवा जो कि एकदम गुस्से में बोलते हैं और वो गुस्से से कहते हैं बस भी कीजिए भाभी, बहुत बोल चुकी हैं आप।
अरे कम से कम अपनी इस जुबान को तो लगाम लगाइए। आप इससे पहले कि मैं अपने रिश्ते की मर्यादा भूल जाऊं, आप प्लीज़ अभी के अभी यहाँ से चली जाइए, क्योंकि अब हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और वैसे भी हम आपसे उम्मीद ही क्या करें, क्योंकि जो हमारे दुख में हमारे सुख में हमारे साथ ही नहीं खड़ी, उसे अब भी यहाँ पर अपनी पॉलिटिशियन खेलनी है। तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से जाइए और आप यहाँ से जाकर कहीं पर भी अपनी ये राजनीति खेलिए। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे ही उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, और वो कहते हैं अगर भूमिका ने ये सब कुछ सुन लिया ना, तो फिर तो कसम से आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर तो भूमिका को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, और वैसे भी आपकी बकवास बातों का जवाब तो सिर्फ भूमिका ही दे सकती है, क्योंकि हम सब के कहने से तो शायद आप चुप होने ही नहीं वाली हैं, क्योंकि आपको भी शायद भूमिका का ही जवाब चाहिए है ना। ये कहते हुए ही सुधीर मारवा अब अपनी वाइफ रेणुका को देख कर कहते हैं, रेणुका तुम जाओ, जाकर एक बार आयशा भाभी को देखो, वो ठीक तो है ना। जब से उन्हें रोहित के बारे में खबर मिली है, तब से उन्होंने खुद को अपने रूम में ही बंद कर रखा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कुछ हो गया हो। अब सुधीर की इस बात पर अब रेणुका कहती है, हाँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए ही अब भूमिका की माँ यहाँ आयशा मारवा के रूम की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि सच में उसे भी आज आयशा मारवा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसका एक ही बेटा था और वो भी अभी इस दुनिया से चला गया। ऐसे समय में उसके ऊपर क्या ही बीत रही होगी, क्योंकि वो आयशा की सिचुएशन को अब एक सच्चे दिल से देख रही थी। तो वहीं अब तक यहाँ पर चिराग और अब्दुल ये दोनों ही अभी धनंजय, अनिका और बच्चों को लेकर यहाँ पर मारवा हाउस में आ जाते हैं। यहाँ सुहासिनी मारवा, जो कि अभी अपने पोते के जाने के गम में ही थी, तब जब उसकी नज़र सामने से आ रहे अपने बेटे धनंजय पीरामल पर जाती है, तो वो अब धनंजय बोलकर अब जोर जोर से रोने लगती है। तो वहीं वरुण और सुधीर अब अपने भाई को अपने सामने देखकर अब दौड़कर उनके पास जाते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद वो भी अपने भाई को पहली बार देख रहे थे, और वो उन्हें देखकर कहते हैं, देखिए ना भाई, ये सब क्या हो गया। ये कहते हुए ही वो दोनों भी धनंजय पीरामल को हक कर लेते हैं, क्योंकि एक पल को तो वो धनंजय पीरामल से उन्होंने सोचा था कि जब वो अपने भाई को इतने सालों के बाद जिंदा देखेंगे तो वो ना जाने कितने ही खुशियां सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसे समय में अपने भाई को देखेंगे। वहीं इधर धीरज भी बच्चों से कहता है, बच्चों आप तीनों अपने रूम में जाइए। ये सुनते ही अब आर्यन कहता है, दादी माँ कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। अब आर्यन की इस बात पर अब धीरज कहता है, बेटा वो आपकी चाची दादी वहाँ पर गई हैं आपकी दादी माँ से मिलने के लिए। आई होप वो ठीक हो। अभी आप तीनों चलो, मैं आपको रूम में लेकर चलता हूँ। ये कहने के बाद यहाँ धीरज अभी बच्चों को उनके रूम में लेकर जाने लगता है, ताकि वो बच्चों को वहाँ पर सेफली उनके कमरे में छोड़कर आ जाए। तो वहीं इधर रोहिणी मारवा भी अब वहाँ पर अनिका से कहती है, अनिका बेटा चलो तुम भी रूम में चलो, एक बार अपनी हालत तो देखो। ये कहते हुए ही रोहिणी मारवा भी अनिका को उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रेणुका मारवा अब आयशा मारवा के दरवाजे को नॉक करने लगती है, क्योंकि वो भी यहाँ आयशा मारवा के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कुछ ही देर तक जब दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर सामने सावित्री खड़ी थी, क्योंकि सावित्री ने दरवाज़ा खोला था। सावित्री को दरवाजे पर देखकर अब रेणुका कहती है, सावित्री भाभी कैसी हैं। अब रेणुका की इस बात पर अब सावित्री कहती हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सुहासिनी मारवा से बात कीजिए ना। क्या मैं अपनी मैडम को कुछ दिनों के लिए अपने साथ यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊँ। जैसे ही मैडम ठीक होगी मैं इन्हें फिर से वापस से लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि अब ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ पर सही सलामत हैं, क्योंकि मुझे उनकी मानसिक पीड़ा अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब सावित्री की इस बात पर अब रेणुका मारवा कहती है,
ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे मैं एक बार चाची जी से बात कर कर देखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो आयशा को मना करेगी, क्योंकि वो भी आयशा की हालत को अच्छी तरह से समझती है। कहीं ऐसा ना हो कि आयशा फिर से पिछली बार की तरह उनका मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ जाए। तुम बस भाभी का भी के लिए ख्याल रखना। ये कहते हुए ही रेणुका वहीं दरवाजे से ही वापस चली जाती है। तो वहीं यहाँ पर सावित्री अभी फिर से आयशा मारवा के रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ पर सावित्री दरवाजे को बंद करने के बाद अब वो सामने बेड पर लेटी हुई आयशा मारवा को ही देख रही थी। एक बार उन्हें देखने के बाद अब सावित्री अब अपने बैग में से अब अपने फ़ोन को निकाल कर एक नंबर को डायल कर देती है। तो कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर अब सावित्री कहती है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब मैं मैडम को लेकर आपके पास आ रही हूँ। अब इस बात पर अब सावित्री को सामने से आवाज आती है, हाँ ठीक है, ध्यान रहे कि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। अब इस बात पर सावित्री भी कहती है, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। ये कहते हुए ही सावित्री भी अब अपने फ़ोन को रख देती है। तो वहीं अनिका भी अपने बेडरूम में आ जाती है। अपने बेडरूम में आने के बाद अब उसे उस रूम में सिर्फ रोहित की ही याद आ रही थी। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी उस रूम में जहाँ पर रोहित और अनिका ने अपने प्यार भरे पलों को न बिताया हो। इस रूम में रोहित के साथ बिताए हुए लम्हे उसे बार बार याद आ रहे थे। अनिका की आंखों के सामने वो लम्हे जैसे जैसे याद आ रहे थे, अनिका वैसे वैसे उसकी आंखों से पानी छलकता जा रहा था। अनिका मिरर के सामने तैयार हो रही अनिका को जब रोहित देखता था, तो वहीं टेरेस पर जब दोनों का साथ में वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वहीं बेड पर रोहित की बाहों में सोना, उन सभी की लम्हों को ही याद करके अब अनिका कहती है, नहीं नहीं चाची जी, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसकी चाची उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए उसके कमरे में आई थी। इसलिए अब उनके सामने अब अनिका एकदम से ही चीखती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं अब यहाँ पर जी नहीं पाऊँगी। ये कहते हुए ही अब अनिका उस रूम से भागते हुए ही दूसरी तरफ जाने लगती है। तो वहीं अनिका को इस तरह से बिलखता हुआ देखकर अब सुहासिनी मारवा वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है और अब वो कहती है, अरे अरे कोई रोको बच्ची को, कहीं उसे चोट ना लग जाए। अनिका को इस तरह से भागता हुआ देखकर तो अब धनंजय पीरामल को भी एकदम से ही एक शौक लगता है, क्योंकि धनंजय के लिए भी ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि धनंजय ये जानता था कि अब उसके परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो सच में बहुत ही भारी है, लेकिन उससे अनिका की ऐसी हालत हो जाएगी ये तो धनंजय ने भी नहीं सोचा था। इसलिए वो अब अपनी तेजी से भागते हुए अब अनिका की तरफ भागकर जाने लगते हैं और वो अब सभी से ही कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अभी के अभी डॉक्टर को बुलाओ। अनिका को डॉक्टर की ज़रूरत है। मुझे ये बच्ची कुछ ठीक नहीं लग रही है। इधर धनंजय ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात पर अब सुधीर मारवा कहते हैं, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सच में मुझे भी अब अनिका का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शायद वो इस सदमे में चली गई है, इसलिए मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन लगाता हूँ। वहाँ धनंजय पीरामल अब जैसे तैसे अनिका की तरफ बढ़ते हैं और वो अनिका को रोक तो लेते हैं, और अब अनिका को रोकने के बाद अब धनंजय पीरामल अनिका से कहते हैं, बेटा संभालो खुद को। यहाँ पर धनंजय पीरामल के पास अब रोहिणी और रेणुका ये दोनों ही आ जाती हैं और अब वो उनसे कहती हैं, बड़े भैया हम संभालते हैं। इधर अनिका को दुख तो इधर हम संभालते हैं। अनिका का दुख बहुत ही बड़ा है। जहाँ एक तरफ मारवा हाउस में सभी के चेहरे पर उदासी थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में भी सभी को अब तक पता चल चुका था। यहाँ पर नानी माँ, क्रिश और श्वेता ये तीनों ही अब इस खबर को सुनने के बाद बहुत ही परेशान थे। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। उन सबको भी यहाँ पर अनिका और बच्चों की बहुत ही चिंता हो रही थी। यहाँ पर अब श्वेता कहती है, माँ मुझे अनिका दीदी से मिलने के लिए जाना है।
मैं जानती हूँ कि अनिका दीदी के ऊपर इस समय अनिका दीदी की कैसी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए इस दुख के समय मैं अपनी दीदी के साथ रहना चाहती हूँ। उन्हें उन्हें हमारी ज़रूरत हो सकती है माँ। अब श्वेता की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, बेटा ये तो मैं भी जानती हूँ कि अभी अनिका को हमारी ज़रूरत है। अभी कुछ भी करना या कहना अभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हादसा यहाँ करण गुलेरिया से नहीं हुआ होता तो बात अलग थी। कल मारवा हाउस में प्रेयर मीट है तो हम वहाँ पर जाएंगे। अब अंजलि की इस बात पर अब क्रिश कहता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मिस्टर करण गुलेरिया को ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी। अरे बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। अब क्रिश की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, हे भगवान ये कैसी मुसीबत आ गई है। सच में ये मुसीबत तो ऐसी आ गई है कि इसमें तो ना अब किसी को कुछ कहा जा सकता है ना ही और कुछ। सच में अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाएगा। एक तरफ गुलेरिया परिवार है और एक तरफ मारवा परिवार है। हमारे लिए तो दोनों ही परिवार हमारे अपने हैं। इधर मेरी बच्ची अनिका पर यह कैसी विपदा पड़ी। यहाँ पर अब नानी माँ को परेशान देखकर अब किशन मामा उनकी सेहत के बारे में सोचते हुए कहते हैं, माँ आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपकी भी हालत खराब हो सकती है। अब होने को कौन ही टाल सकता है माँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब कैसे हम मारवा हाउस के लोगों का सामना करेंगे। मेरी तो वहाँ पर ना तो आज जाने की हिम्मत हुई और ना ही शायद कल हो पाएगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब कैसे क्या होगा। अरे हम कैसे उन लोगों से नजरें मिलाएंगे। या इधर मल्होत्रा हाउस के लोगों का ये हाल था तो वहीं गुलेरिया परिवार में भी सभी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, मुझे एक बार सीसीटीवी फुटेज को देखना है। मेरा मन ही नहीं मान रहा कि करण कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि करण कभी सपने में भी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। अब इधर राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, क्या आप कुछ कर सकते हैं। या अब इस बात पर राजीव गुलेरिया कहते हैं, तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि रोहित को करण ने नहीं मारा है। इस बात पर अब महेंद्र कहता है, कल मारवा हाउस में प्रेयर मीट है तो क्या हमें अब वहां पर जाना चाहिए, और अगर हम वहां पर जाएंगे तो क्या वो लोग हमसे अब मिलना चाहेंगे, क्योंकि ये काम तो खुद गुलेरिया परिवार में हुआ है। इस बात पर अब मयूर गुलेरिया कहता है, पता नहीं चाचा जी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहाँ एक तरफ तीनों ही घरों में अब एकदम मातम सा छाया हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ इधर अपने विला में बैठी नेत्रा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और वो सामने अपने बोर्ड की तरफ देखकर अब कहती है, करण गुलेरिया आउट, एक तीर और ढेर सारे निशाने। मारवा ग्रुप की न्यू हेड होंगी अब नेत्रा पीरामल। ये कहते हुए ही अब नेत्रा जोर जोर से हंसने लगती हैं और ये काली रात अब धीरे धीरे बीत जाती है, क्योंकि सच में इन तीनों ही परिवारों पर ये काली रात थी। और देखते ही देखते ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद आज यहाँ पर मारवा हाउस में आज शांति थी तो वहीं धर्मराज मारवा के फोटो के बगल में अब रोहित मारवा की फोटो थी, जिसके ऊपर एक हार चढ़ा हुआ था। सुहासिनी मारवा अब लीला से कहती है कि जाओ जाकर दही शक्कर लेकर आओ। आज से मारवा हाउस का हेड है धनंजय पीरामल। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब लीला किचन से दही और शक्कर लेकर आती है तो वहीं सुहासिनी मारवा अब उसे धनंजय पीरामल की तरफ लेकर जाती है और अब वो धनंजय पीरामल को कहती है, बेटा बस 1 चम्मच तुम ये चख लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। अब से तुम इस घर के हेड हो, क्योंकि अब तक जब तक रोहित ने इस कार्य को बड़ी ही बखूबी निभाया है, लेकिन क्योंकि अब जब मेरा बेटा वापस आ गया है तो अब से तुम इस घर के हेड हो। इसलिए ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा अब धनंजय पीरामल को वो दही खिला देती है और साथ के साथ कहती है, ऑल द बेस्ट बेटा, क्योंकि रोहित के जाने के बाद शेयर गिरने लगे थे। इस कंपनी को मजबूत कंधों की जरूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने भतीजे की मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगे। और इसी उम्मीद के साथ हमने डिसाइड किया है कि अब से उसका सारा का सारा कार्यभार तुम संभालोगे।
वैसे क्या तुम्हारी बात रेखा मूर्ति से हुई है क्या? अब यहाँ पर आए सुहासिनी मारवा सीधे सीधे ही अब उससे पूछ लेती है। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ माँ, मेरी आज ही उनसे बात हुई थी, लेकिन अनिका की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। धनंजय पीरामल की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे हंसते खेलते परिवार को। इस दुनिया एक तो मेरा पोता इस दुनिया में ही नहीं रहा जिस पोते में मेरी जान बसती थी, और मेरी पोता बहू, अरे उसकी तो इस हालत है, उसकी तो ऐसी हालत ही नहीं है कि वो अब कुछ संभाल ही पाएगी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो अनिका इतनी मजबूती से सबके सामने खड़ी रहती थी, उसकी सच में ऐसी हालत भी हो जाएगी। और रिया तो अपनी माँ को बड़ी ही मुश्किल से संभाल पा रही है, और इधर आयशा, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। आयशा का भी पता नहीं लग रहा कि आखिर वो सही भी है या नहीं, क्योंकि वो कहाँ गई है कहाँ नहीं, उसका भी कोई अंदाजा ही नहीं है। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, माँ, मैं हेड ऑफिस जा रहा हूँ और सनी मेरे साथ जाएगा। क्योंकि धनंजय पीरामल बड़े ही अपनी माँ के सामने यहाँ पर कुछ भी बयान नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके लिए भी ये एक बड़े ही दुख की बात थी कि उसका इकलौता बेटा, जिसके साथ वो समय बिल्कुल ही कम बिता पाया था, क्योंकि 15 साल तक तो वो खुद कोमा में था, और जब वो कोमा से बाहर आया तो वो अपने बेटे के साथ जी भर कर बातें भी नहीं कर पाया, और उससे पहले ही उसका बेटा इस दुनिया से अलविदा हो गया। इसलिए अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा के साथ मजबूती से अब उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए बस इससे पहले कि वो बिल्कुल ही अपनी माँ के सामने टूट जाए, वो भी यहाँ से जाना चाहता था। इधर यहाँ पर रोहित की मौत के बाद अब चिराग, अब्दुल और उसके साथ परशुराम सूर्यवंशी ने भी यहाँ से अब मारवा हाउस से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि अब इन्हें भी अपने हर एक काम में रोहित की बहुत ही याद आ रही थी, और अब इनसे अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था। अब इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी करण गुलेरिया का मकसद तो पूरा हो ही गया ना, क्योंकि जो डील मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिली थी, वो अब गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को फाइनली मिल ही रही है। सुना है कि राजीव गुलेरिया के आने से उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो भी हो, तुम अभी अपने आपको अकेला मत समझना। मुझे पता है कि रोहित के न होने से हमने बहुत कुछ नुकसान होगा। ये कहते हुए दादी माँ अब जोर जोर से रोने लगती हैं, तो वही उन्हें देखकर अब धनंजय पीरामल, जो कि अभी अंदर अंदर अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खुद को संभालते हुए साथ के साथ अब अपनी माँ को संभालते हुए कहते हैं, माँ आप खुद को संभालिए, अब आपको ही सब कुछ संभालना है ना। मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, देखते हैं वहां पर क्या होता है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब सनी को आवाज लगाते हैं, तो वहां पर अब अपने ताऊ जी की इस आवाज को सुनकर सनी भी वहां पर आ जाता है, और वो कहता है, सॉरी ताऊ जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। सनी की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इट्स ओके बेटा, ओके, अब चलो। यहाँ मारवा हाउस से अब धनंजय पीरामल और सनी दोनों ही एक ही गाड़ी में बैठकर अब हेड ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अभी दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी कहती है, किशन जरा देखो ना, स्वाति को जब से रोहित की प्रेयर मीट से आई है तब से कुछ अजीब बिहेव कर रही है, ना तो टाइम से खाती है और ना ही टाइम से पीती है। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ अंजलि कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, दुख बहुत ही बड़ा है उसका, उसे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि टाइम हर एक घाव को भर सकता है, और अब बस हमें इस चीज़ को समय पर ही छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, हम स्वाति के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। और वैसे भी अनिका अपनी रेखा मौसी के साथ लंदन गई है, तो अनिका को देखने के बाद रेखा मूर्ति ने कहा था कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ही लेकर लंदन चली गई थी, क्योंकि उन्हें डर था क्योंकि मारवा हाउस में सभी अनिका को ही ताने तो नहीं मारते, और शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती।
क्योंकि ये हादसा हुआ भी तो उसके पिता के हाथों से था। इसलिए अगर एक पल के लिए सोचा जाए तो सच में रेखा मूर्ति ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो वो अनिका को अपने साथ ले गई। यहाँ किशन अब ये बात अंजलि को कह ही रहे थे। यहाँ मल्होत्रा हाउस में सारी बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ गुलेरिया हाउस में आकाश अभी शारदा को आवाज लगा रहा था। आकाश सब जगह शारदा आंटी कर रहा था। इधर आकाश की आवाज को सुनकर अब शारदा वहां पर आ जाती है और अब वो आकाश के पास आकर कहती है, क्या हुआ है आकाश बाबा। अब शारदा की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, क्या क्या पापा के लिए ब्रेकफास्ट और लंच गया है। अब आकाश की इस बात पर शारदा कहती है, हाँ साहब, हाँ सब भिजवा दिया गया है। इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ मैं, लेकिन मैं पापा को छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। उनकी बेल ही नहीं हो पा रही है। एक तो पहले से ही सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और दूसरा उन्होंने अपना गुनाह अपने हाथों से भी कबूल कर लिया है। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस सिचुएशन से मैं कैसे क्या करूं। अरे कैसे इस सिचुएशन को अब मैं हैंडल करूं, मैं उन्हें कैसे जेल से निकलवाऊं। आकाश गुलेरिया की इस बात पर मयूर जो कि वहीं पर ये सब कुछ सुन रहा था, अब मयूर कहता है, एक रास्ता है करण अंकल को वहां से निकलवाने का। अब मयूर की ये बात सुनते ही उनके पीछे स्टेयरकेस से आते हुए राजीव कहता है, तुम आइडिया दे रहे हो तो वो एथिकल तो नहीं होगा। अब राजीव गुलेरिया की इस आवाज को सुनकर अब मयूर और आकाश गुलेरिया दोनों ही अब उनकी तरफ ही देखते हैं। तो वहां पर अब उनके पास आने के बाद अब राजीव गुलेरिया कहता है, अनिका कैसी है आप। राजीव की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि श्रेया की रेखा मौसी से बात हुई थी और वो भी वीडियो कॉल से। अनिका की हालत में अभी भी कोई भी सुधार नहीं आया है। अरे समझ में नहीं आता कि कौन सा तूफान आया है मैं गुलेरिया हाउस में, जहां इंडिया में ये सभी चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन में रिया कहती है, दादू अंकल। ये सुनते ही अब हेड सर्वेंट कहते हैं, हाँ रिया बेबी क्या हुआ है, आपको कुछ चाहिए है क्या। इस बात पर अब रिया कहती है, नहीं अभी नहीं चाहिए है, वो मैं तो बस पूछ रही थी कि मम्मा रात में उठी थी या नहीं। अब रिया की इस बात पर अब वो आदमी कहता है, नहीं बेटा वो तो नहीं उठी थी, वो अभी तक सोई हुई ही है। अब ये सुनते ही अब रिया कहती है कि ठीक है, पता नहीं यार ये नूर अलेक्जेंडर यहाँ पर कब आएंगे, मैं उन्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। एक तो मम्मा भी अब हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही। या रिया ने ये बात कही ही थी कि तभी यहाँ पर रिया के कानों में अब रेखा मौसी की आवाज़ आती है। रेखा मौसी जो कि पीछे से कह रही थी, क्या सच में रिया तुम अपने भाइयों को मिस कर रही हो, और वो भी मेरे होते हुए। वैसे तुम इतने वक्त से वो गेम खेल रही हो कोई कंक्लूजन निकला है क्या उस गेम का। अब रेखा मौसी की इस बात पर अब रिया कहती है, नहीं बड़ी मौसी अभी नहीं, मैं आज भी हार गई क्योंकि मैं तब से ही उसको खेले जा रही हूँ, लेकिन अब तक मैं एक बार भी उसे जीत नहीं पाई। यहाँ रिया और रेखा मौसी अभी बातें ही कर रही थी कि तभी उनके कानों में अब बैल के बजने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर अब रिया कहती है, लगता है कि मम्मा जाग गई, लेकिन उनकी नरस तो आई ही नहीं है। अब रिया की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, कोई बात नहीं रिया, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। अब चलो मम्मा के पास चलते हैं और चलकर देखते हैं। या रिया अब रेखा मौसी की इस बात को सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाती है और वो अब रेखा मौसी के साथ अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उनके सामने बेड पर लेटी हुई अनिका थी जो कि बस रोहित की तस्वीर को ही देख रही थी। इधर रिया अब अपनी मम्मा को ऐसे देखकर कहती है, बड़ी मौसी मम्मा डैड को याद कर रही है ना। अब रिया की इस बात पर रेखा मौसी कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रिया, मम्मा जल्दी से ठीक हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू। ये कहते हुए ही रेखा मौसी अभी अनिका के बेड के पास आकर उससे कहती है, अनिका अब बस भी करो बेटा, रोहित को गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम्हें यहाँ लेकर आए हुए भी।
इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी ताकि थोड़ी सी जगह बदलने से तुम्हारा मन शांत होगा, क्योंकि मारवा हाउस में तो तुम्हारी रोहित के साथ न जाने कितनी ही यादें जुड़ी हुई थी और तुम यहाँ पर आने के बाद भी अपने काम में लग जाओगी। मैंने यही सोचा था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारा रिजल्ट आया है और रिया ने उस रिजल्ट को देखा भी है। और सच बताऊं अनिका, तुमने टॉप किया है। डॉक्टर अमृता इज बैक। देखो रोहित का सपना अब तुमने पूरा करना है। तुम समझ रही हो तुम समझ रही हो ना अनिका, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। जहाँ एक तरफ यहाँ पर रेखा मौसी यहाँ पर अनिका के पास ये सब कह रही थी ताकि अनिका उसकी इन बातों को सुनकर कोई तो हलचल करे। इधर रिया और रेखा मौसी अनिका को संभाल ही रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस के बूढ़े किंग के पैलेस में आर्यन किंग के फाइटर के साथ अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। क्योंकि आर्यन यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस में था, तो वहीं अपने रूम में बैठे हुए किंग अब आर्यन को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि तभी उसके कानों में अब दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ आती है। तो अब वो अपनी जगह से उठकर अब दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे वो दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने अपने स्टैचू को देखकर अब वो कहते हैं, क्या हुआ है आयशा, ठीक तो है ना। किंग की इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, यस किंग, क्वीन आयशा इज फाइन, बट वो युवराज को मिस करती है, हम क्या करें। अब स्टैचू की इस बात पर बूढ़े किंग कहते हैं, ठीक है, सावित्री है आयशा के साथ, वो संभाल लेगी उसे। वैसे तुमने पता लगा है कि रोहित के वो दोनों खास आदमी अब्दुल और चिराग कहाँ पर है, और मारवा हाउस में वो स्टाफ भी नहीं है जिन्हें रोहित के किंग होने का सच पता है। ये सभी रोहित के जाने के बाद एकदम से कहाँ गायब हो गए हैं। अब किंग की इस बात पर वो स्टैचू कहती है, सर यही नहीं, जॉन और रैनी भी गायब हो गए हैं, क्योंकि अब तक तो हमें रोहित से रिलेटेड लोगों के बारे में ही पता था, लेकिन अब वहाँ पर जॉन और रैनी भी नहीं है। समझ में ही नहीं आता कि ये दोनों भी कहाँ गए। ऐसा लग रहा है कि एक तूफान आया और उस तूफान के साथ वो तूफान सभी को ही अपने साथ लेकर चला गया। जहां वो स्टैचू अभी किंग के साथ बातें ही कर रही थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ लंदन से दूर बने एक गांव में एक चॉपर उतरता है और उस चॉपर में से दो लोग बाहर आते हैं। दोनों में से एक शख्स कहता है कि आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हैं। इस बात पर वो शख्स कहता है, मुझे तो तुम्हें यहाँ लाना ही था, क्योंकि तुम्हारी मंजिल यहीं पर है। अब चलो जल्दी हमें सामने जाना है। ये कहते हुए ही वो दोनों ही अब अपने कदमों को सामने की तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो एक शख्स कहता है, एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ पर। इधर ये आवाज़ सुनते ही एक औरत जो कि अभी अपने गार्डन से फूलों को तोड़ रही थी, अब वो कहती है, कौन है। ये कहते हुए ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने दो शख्स खड़े थे। उन्हें देखकर अब वो औरत कहती है, जी कहिए, किससे मिलना है आपको, और आप दोनों ने अपने चेहरे को कवर क्यों किया हुआ है। उस औरत की इस आवाज़ को सुनकर अब एक शख्स कहता है कि इस चेहरे को कवर करना मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमने इसे मजबूरी में कवर किया है, ना कि अपनी मर्जी से।